हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14 नंबर अध्याय। इससे पहले हम लोग 13 अध्याय का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये ज्योग्राफी का सेशन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो उसको जाइएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर, सब जाकर देख लीजिएगा। ये 14 नंबर चैप्टर है, इसका नाम है ऊर्जा संसाधन। पहले समझते हैं कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है। देखिए, ऊर्जा का मतलब सिंपल बात आप सभी जानते हो कि शक्ति, पावर, यही सब होता है ऊर्जा का मतलब। ठीक है, अब हमें जैसे गाड़ियों की शक्ति किससे मिलती है? पेट्रोल से, डीजल से, ये सबसे मिलती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है खाना खाने से, है कि नहीं? बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह उनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? या तो बिजली से चलेगी, या तो कोयला से चलेगी, है कि नहीं? इसी सब चीज़ों से चलेगी। तो इन्हीं सबको ऊर्जा कहा जाएगा। मतलब जो शक्ति हमें जिनसे मिलती है उसको कहा जाएगा ऊर्जा। ठीक है, और संसाधन तक कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो कह रहा है कि अब इसको थोड़ा जिम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर आ जाइए, एक सेकंड। ये कह रहा है कि सूरज जो होता है ना, सन, ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि भैया ये सूरज ही तो सबसे बड़ा है कि नहीं है? तो सूरज सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सौर ऊर्जा को उपयोग करते हैं अपने ऊर्जा के रूप में, है ना। जैसे सोलर लाइट के रूप में उसको उपयोग कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे सोलर सेल जो होता है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड लिखा है जीवाश्म ईंधन। देखिए, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या होता है? जीव के अंश से बनी हुई ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहेंगे। इसमें दो वर्ड है, एक तो ईंधन है और दूसरा जीवाश्म है। तो पहली बात समझ आएगी कि जीव के अंश से बना होगा ईंधन, तो उसको बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। अब ईंधन मतलब क्या होता है? ईंधन मतलब होता है कि उसको हम लोग जला सकते हैं, उसका हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पेट्रोल क्या एक ईंधन है, पेट्रोल ईंधन है, और उसको कौन फूंक देता है? तो गाड़ी हम लोग का फूंकता है। गाड़ी में डाले और पूरा बार गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी हम लोग का ईंधन मतलब पेट्रोल को फूंक दी थी। यानी गाड़ी के लिए ईंधन कौन सा हो गया? पेट्रोल हो गया। हमारे लिए ईंधन क्या है? तो हमारे लिए ईंधन हो गया भोजन। हमारे लिए क्या हो गया? ईंधन हो गया भोजन। बड़ी बड़ी मशीनों के लिए ईंधन क्या है? तो या तो कोयला से उसको पावर मिलेगा, या तो उसको मिलेगा विद्युत से पावर मिलेगा, तो उसके लिए वो ईंधन हो गया। जिससे हम लोग चल रहे हैं, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिल रही है, वही हमारे लिए ईंधन कहलाएगा। ठीक है, सिंपली बात समझिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो जीव के अंश द्वारा, यानी जीवों से, यानी हम ही लोग से ईंधन बनता है। हम लोग से कैसे बनता है भैया? यानी सजीव लोगों से ईंधन बनता है। कैसे? जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान जो भी है, ये किसी भी कारण से धरती के नीचे दब गया, तो भूकंप आया, सुनामी आया, या कोई भी आया, कुछ भी हुआ, तो धरती के नीचे दब गए, या तो जैसे क्रिश्चियन वगैरह मुस्लिम लोगों में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो ये लोग क्या होते हैं? हज़ारों करोड़ वर्षों के बाद ये गल के हड्डी पूरी गल जाती है, और गलने के बाद ये पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर गैस बनना शुरू होता है, वही गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, अब इन सभी को धरती के नीचे गहराइयों में दबे रहते हैं, उनको निकाला जाता है। तो जब निकाला जाता है तो उसी को तो कहा जाता है खनिज, क्योंकि खनन करके नीचे से निकाल रहा है तो खनिज कहलाया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है खनिज तेल। जब उसमें से तेल निकलेगा तो खनिज तेल। तो खनिज तेल के रूप में हमें मिलता है पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं, उसमें उसको निकाला जाता है, वो रहता है कीचड़ की तरह एकदम। अब उसको निकाल के साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद उससे पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, केरोसिन तेल बनेगा, बहुत सारे सामान बनेंगे। लास्ट में जो कचरा वचरा बच जाता है उससे वैसलीन बनता है। तो आपके क्रीम वगैरह जो यूज करते हैं लोग, उसमें भी उसका यूज किया जाता है कि नहीं? कभी आप वैसलीन क्या कीजिए कि जो वैसलीन आप लोग लगाते हैं लोग, ये लिप बाम की तरह, उसको अपने फेस पर ऐसे पोंछ लीजिएगा और धूप में खड़ा होकर देखिएगा, पूरी जलन महसूस होगा, क्योंकि वो पेट्रोलियम पदार्थ से बनी हुई रहती है। ठीक है, उसी तरह क्रीम वगैरह भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि नहीं? एक्चुअली में क्रीम करता क्या? फेस को जला देता है, इसीलिए फेस थोड़ा सा शाइनिंग दिखने लगता है। और ऊपर से उसमें और भी बहुत सारी चीज़ मिला हुआ दिया रहता है, जिससे चेहरा शाइनिंग दिखेगा, थोड़ा सा आपका ऊपर का जो स्किन है जल जल हटेगा, है कि नहीं है? वही चीज़ होती है, और कुछ नहीं रहता। क्रीम में पेट्रोलियम पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये जीवाश्म ईंधन समझ जाएगा कि जीव के द्वारा जो ईंधन बनेगा उसको बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। अब यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ऊर्जा जो होता है ना, आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी है। यानी हम लोग को आर्थिक विकास मतलब होता है ना कि पैसा के मामला में, है ना, ये मेन आधार है ना। ऊर्जा यानी खनिज, है ना, यानी जितने भी खनिज है, जो ऊर्जा वाले खनिज हो, ये किसी भी तरह के खनिज हो, वो हमारी क्या है? आर्थिक विकास की एक तरह से कुंजी है, चाबी है। पृथ्वी पर जीवन और क्रियाशील का ये आधार है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनकी क्रियाओं को कर पाने में ये एक मेन भूमिका निभाता है। जैसे मान के चलिए, अगर पेट्रोल ना रहा था तो गाड़ी कैसे चलता, है ना। मान के चलिए कि कोयला ना मिलता, हमें प्राकृतिक गैसें ना मिलती, या हमें बिजली का उत्पादन नहीं कर पाते, तो कहाँ हम मशीन बड़े बड़े कैसे चलाते? तो ये सब क्या है? तो एक तरह से क्रियाशीलता का आधार, हमारी जो भी क्रिया हो रही है उसका एक बेस है ये। ठीक है, आगे जी, अब यहाँ लिखा हुआ है गैर वाणिज्यिक। क्या लिखा हुआ है? गैर वाणिज्यिक। देखिए, वाणिज्य मतलब होता है कि, वाणिज्य का मतलब होता है कि उसका उद्देश्य बड़े स्तर पर हो, बड़े मतलब उसका उद्देश्य एक बड़े स्तर से पैसे कमाने का, बड़े स्तर से उस आर्थिक रूप से फायदा होने वाला हो। ठीक है, मतलब ढेर पैसा कमाने के उद्देश्य से जो ऊर्जा हमें उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हो जाएगा वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। ठीक है, और गैर वाणिज्यिक बोलेंगे जिसका कोई ज़्यादा उसका आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। जैसे जलाने वाली जलाऊ लकड़ी है, ठीक है ना, चारकोल है, ठीक है, उसके बाद क्या है? गोबर के उपले है, पशु आदि, ये सम्मिलित होते हैं। और वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत
स्रोत में देखेंगे तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, जल शक्ति हो गया, परमाणु शक्ति हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। तो ये क्या बहुत बड़े लेवल पर इसका आप उत्पादन करते हैं या बहुत बड़े लेवल पर इसे आप क्रियाओं को कर पाने में संभव हो पाते हैं। तो ये वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हो गया जिससे वाणिज्य के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब लकड़ी के जलान वगैरह से क्या कीजिएगा, घर के ना चूल्हा जलाइएगा और क्या कीजिएगा। अब नीचे यहाँ लिखा हुआ कि 58% जो है कोयला है, मतलब उसका ऊर्जा के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा यूज करते हैं हम लोग कोयला का। उसके बाद से 31% हम लोग खनिज तेल का उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, और प्राकृतिक गैस में 7.6% की यूज करते हैं, और 3% जो यूज करते हैं वो विद्युत के रूप में, विद्युत से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब हमें ऊर्जा जो मिलती है, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा मिलती है ऊर्जा, आप लोग याद रखिएगा, कोयला से मिलती है। ठीक है, आगे आते लो, आगे समझते लो। और एकदम घबराना नहीं है ना, जब तक है जान तब तक हम लोग इसको तो करते रहेंगे लोग, और ये चीज़ें जो है धीरे धीरे कंप्लीट होती रहेगी। और इसका मैराथन क्लास बहुत जल्दी क्या आऊँगा, जैसे कि आप लोग सभी को पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि संडे को आने वाला है बिहार का मैराथन क्लास, बिहार का भूगोल का। उसमें 6, 7, 8, 9, 10 कई बार मैं बता चुका हूँ, उस सारे का निचोड़ मैं लेके आऊँगा और एक ही जगह उसको क्लियर करा दूंगा। बिहार का भूगोल, वो आप PRT में हो या किसी भी क्लास की तैयारी करो, या किसी भी चाहे BSc की एग्जाम तैयारी करो, या अभी तो बिहार पुलिस का नोटिस आप सभी को मालूम चले गया हो कि बिहार पुलिस का नोटिस आ चुका है। वो एग्जाम जो कि पेंडिंग था पिछले वाला, वो एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्द भी उसका भी बैच मैं शुरू करने वाला। उसमें चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब जो भी आएगा ना सारी चीज़ों को बहुत डिटेल समझाऊंगा। अभी तो शुरुआत किया हूँ, अभी आगे ये देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अगर आप पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी क्लास अगर शुरू से कर रहे होंगे, चाहे आप TRE के एग्जाम नहीं भी दे रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ परंपरागत ऊर्जा स्रोत लिखा। परंपरागत ऊर्जा संसाधन मतलब होता है, सिंपल समझिए, परंपरागत मतलब क्या होता है कि परंपराओं से इसको आप यूज करते आ रहे हैं। मतलब क्या है कि उसको पहले से आप जानते हैं। और गैर परंपरागत मतलब होता है कि आपको उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे गाँव का लोग बहुत कम जानता है, लोग पवन ऊर्जा और ये सौर ऊर्जा के बारे में। अब हालांकि बहुत सारे लोग जान चुके हैं, पहले बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, लेकिन कोयला के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में बहुत पहले से जानता है। बाबा दादा से पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि हाँ, पेट्रोल से गाड़ी वगैरह चलता था, तो डीजल भर के हम लोग ट्रैक्टर वगैरह घुमाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब चीज़ें जो है ये पहले से हमारे परंपराओं से चलती आ रही, इसीलिए इसे बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लेकिन दिक्कत क्या है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको अनवीकरणीय भी कहा जाता है। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है, ये नया को यो नहीं रहेगा, पुरान होना ही है एक ना एक दिन, इसको बोलेंगे अनवीकरणीय। यानी परंपरागत बराबर क्या हो गया, अनवीकरणीय। गैर परंपरागत बराबर हो गया नवीकरणीय। यानी गैर परंपरागत चीज़ें हमेशा नया रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा। इसको एक और चीज़ बोला जाता है क्षयशील और अक्षयशील। यानी क्षयशील मतलब होता है बर्बाद हो जाएगा, अक्षयशील मतलब बर्बाद नहीं होगा। अलग अलग नाम देता है, मतलब सबका एक ही होता है। जब भी आएगा सारी चीज़ों को इतना ज़बरदस्त तरीके से बता दूंगा कि कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इधर आ जाइए। तो परंपरागत समझ आ गया। अब यहाँ देखिए उदाहरण लिखा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये क्या है, परंपराओं से आप जानते हैं, आपको पहले से पता है ना। हम लोग के पूर्व मतलब बाबा दादा सब इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं। और ये एक दिन समाप्त होने ही वाला है। जैसे धीरे धीरे कोयला तो खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए तो मानो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है किधर, ये बैटरी की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। बैटरी वाला गाड़ी आ रहा है, बैटरी वाला बाइक बहुत पहले से था, अब 4 व्हीलर आने लगा, 4 व्हीलर के बाद बसें भी चलने लगी बैटरी से, है कि नहीं। तो धीरे और सौर ऊर्जा से भी यूज हो रहा है। अब यहाँ कोयले के बारे में दिया है, ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत अभी पढ़े लो, तो परंपरागत में कोयले के बारे में पढ़ते लो। कोयला होता है ना, ये कोयला काला हीरा है, याद रखिए क्या है, तो ब्लैक डायमंड है। एक्चुअली में कोयला ही बाद में डायमंड बन जाता है। जो अभी आगे जो पढ़ाऊंगा इसमें, तो उसमें बताऊंगा कोयले 4 प्रकार से। पहला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। 4 प्रकार का कोयला हो गया। सबसे ज़बरदस्त कोयला जो होता है एंथ्रासाइट, उसमें 90% तक कार्बन पाया जाता है। कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन उतने बढ़िया कोयला, और कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन कम उतने खराब कोयला, उतने वो धुआं आएगा। और जितने ज़्यादा कार्बन होगा उतने वो कम धुआं आएगा, और वो ज़्यादा फायदा देगा, ज़्यादा पावर देगा, ज़्यादा ऊर्जा देगा। यही कोयला हज़ारों करोड़ वर्षों और रह जाता है ना। यानी एंथ्रासाइट देखो, जितना पुरान होगा उतना बढ़िया होगा। जैसे पीट पुरान हुआ तो ये क्या बन गया, लिग्नाइट बन गया, है ना। और उसके बाद लिग्नाइट पुरान हुआ तो बिटुमिनस बन गया, बिटुमिनस पुरान हुआ और मतलब पुराना हो गया तो एंथ्रासाइट बन गया। और एंथ्रासाइट को भी छोड़ दिए तो वही बाद में डायमंड में चले जाता है। वही क्या होता है, वही कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। तो ये इसीलिए अगर एंथ्रासाइट को अगर मतलब एंथ्रासाइट हमें मिल भी रहा है तो एक तरह से वो क्या हो गया, ये ब्लैक डायमंड की तरह है। बहुत हार्ड भी होता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में बहुत कम क्षेत्रों में इसको पाया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ भारत में लिग्नाइट कोयला ज़्यादा पाया जाता है ना। और वो भी गोंडवाना समूह को पाया जाता है। वो क्या है उसको भी बताऊँगा। कुछ घबराना नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होगी। बहुत मजे पढ़ेंगे लोग, इतना इंजॉय करके पढ़िएगा लोग। और हमारे पास से जो सोर्स है उस सोर्स से मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाओ, है ना। मेरे पास चीज़ें बड़ी रहती, जैसे इंस्टीट्यूट में लग रहता है ना, तो वो समझिए कि इतनी बेहतर
बेहतर तरीके से बता देता आप लोगों को कि खुद आप देखते कि चीज़ों को मैं कोई भी मत नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी कमी छोड़ा जाए, ठीक है। जो चीज़ें मेरे से हो पाएगी वो सारी चीज़ों को क्लियर रूप से बताऊँगा। आपको अगर बेहतर लगेगा क्लास को, उसके बाद एक कमेंट करके थोड़ी सी बता दीजिएगा कि मुझे भी थोड़ी सी उससे मोटिवेशन मिलती रहेगा कि चीज़ें आपको बेहतर लग रही है, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, है ना। उससे पता चलते रहता है कि आपको एंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है या चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि कोयला में विद्यमान वाष्पशील गैसों को कोयला शोधशालाओं में जलाकर इससे क्या होता है, कोक प्राप्त किया था। अब ये जो कोक होता है ना, कोक प्राप्त किया था, इसी कोक को आगे देखेंगे यहाँ पर, तो आगे आपको समझ आएगा, है ना। इससे अब जो कोयला जो होता है इसको वाष्पशील गैसों में कोयला शोधशालाओं में इसको जलाकर इसमें से, और जब इसको जलाया जाता है तो जलाने के बाद इसमें ऑक्सीजन को हटा के जलाया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होती है ना, तो उसको कोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोक प्राप्त होता है, ठीक है। और ये 8 क्लास के साइंस में है, 8 क्लास के साइंस में ये टॉपिक दिया हुआ है। SCERT यानी साइंस तो खैर SCERT और NCERT से मतलब नहीं है। साइंस तो चाहे बिहार बोर्ड का पढ़िए चाहे NCERT पढ़िए एक ही रहता है। साइंस मतलब साइंस, सोशल साइंस सिर्फ अलग अलग रहता है, क्योंकि भौगोलिक चीज़ें भारत का पढ़िएगा तो NCERT में, और बिहार का पढ़िएगा तो बिहार बोर्ड में आ जाएगा, है कि नहीं। साइंस लगभग सब में दोनों में सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है। तो साइंस क्लास की किताब में दिया हुआ है, कोयला के बारे में दिया हुआ है पूरी डिटेल से कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल समझाया। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि साइंस पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस से 6, 7, 8 ये 3 क्लासों का एक दिन मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। 6 पूरा कंप्लीट, 7 एक पूरा कंप्लीट और 8 पूरा कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि अपने कोचिंग क्लासेस में बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे पास वो लाइन बाई लाइन लगा हुआ है, ठीक है, पहले से, तो आसान रहेगा मेरे लिए पढ़ाना, वो पढ़ा सकता हूँ, उतना तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में कोयला उत्खनन का कार्य 1744 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल से सबसे पहले कोयला जो उसका उत्खनन मतलब निकालने, कोड़ खाद के निकालना शुरू कर दिए 1744 से, याद रखिएगा, ठीक है। नीचे जी इस साइड में देखेंगे तो 1956 ईस्वी में कोयला उत्खनन सुधारने हेतु राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की। तो राष्ट्रीय विकास कोयला निगम की स्थापना कब किया गया? 1956 में, आज़ादी के बाद, ठीक है। उसके बाद 1972 ईस्वी में इसको क्या किया गया? इस खदानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है? सरकारी बना दिया गया ना। सरकार जब ले लेता है ना किसी भी चीज़ को, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की थी, ठीक है, यानी बैंक को, बहुत सारे बैंकों को सरकारी बना दी, यानी सरकार अपने अधीन ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इस समय क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सब चीज़ों को प्राइवेट कर दीजिए। और उस समय क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, सबको सरकारी बना दो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इस पे आप जानिए, आपकी समझ, हमारी समझ अलग है, आपकी समझ अलग होगी, वो आप अपने विचार से करते हैं, कौन बेस्ट कौन खराब, इस पे कोई मुद्दा नहीं है। मुझे जो बेस्ट होगा मैं तो वो कराऊंगा ही, आपके कहने से तो बदल नहीं सकता। आपके लिए जो बेस्ट होगा आप करिएगा ही, किसी को बोलने से तो बदल नहीं सकता, क्योंकि आप सभी लोग मैच्योर है, उसके लिए तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। तो आगे यहाँ पर लिखा 1975 ईस्वी में, 1975 में CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो इसकी स्थापना हो रही है। बस इतना ही जानना है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1975 में किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा, और ये 1 डे एग्जाम जो होता है ना, बिहार पुलिस वगैरह एग्जामों में क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस का ये नोटिस आ चुका है कि बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, शायद 8वें महीने अगस्त में होने वाला है, ठीक है। मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि बिहार पुलिस एग्जाम कब होने वाला है, और उसका भी एक बैच जो है लॉन्च किया जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जो भी आगे आने वाला एग्जाम होगा उस सब चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की जा रही है? 1975 ईस्वी में की जा रही है, ठीक है। आगे जी नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए कोयले का जो मैं बता रहा था 4 प्रकार, ये यहाँ पर दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी कर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो क्या चीज़ें दिया हुआ है कि देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है। हालांकि जो अब जब ये 8 क्लास के साथ ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था तो उसमें ये था, ठीक है। और 10th क्लास के भी ज्योग्राफी में, दोनों क्लासों में ज्योग्राफी में, भूगोल में आप सभी को ये मिला होगा कि कोयले का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। ये 4 प्रकार होता है कोयला का। एंथ्रासाइट जो होता है बहुत बेस्ट कोयला होता है, इसमें 90% 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में 60 से 80% और लिग्नाइट में 40 से 60% और पीट में 40% से भी कम जो है कोयला कार्बन पाया जाता है। जिसमें जितना कार्बन कम उतना घटिया कोयला, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा उतना बढ़िया कोयला, ठीक है। समझ रहे ना। अब ये तो जान गए, ये चीज़ तो मैं बता ही दिया हूँ। और उसके अलावा क्या है, इसको जानना है कि ये होता है, एक तो निम्न कोयला कहा जाता है किसको भैया? पीट को क्या बोलेंगे? निम्न कोयला। लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला, याद रखिएगा। बिटुमिनस को क्या बोलते हैं? काला कोयला। बिटुमिनस को क्या बोलते हैं? काला कोयला। और एंथ्रासाइट जो कोयला है इसको क्या बोलता है? तो कठोर उच्च कोयला। तो एंथ्रासाइट कठोर उच्च कोयला और बिटुमिनस को काला कोयला। याद रखिए, काला कोयला और काला हीरा दोनों में अंतर है। काला हीरा तो पूरे कोयले को ही कहा जाता है, जो एंथ्रासाइड हो या बढ़िया कोयला हो, जो भी कोयला हो तो मतलब कोयला को ही ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यह काला कोयला बोल रहा है और काला हीरा, दोनों अंतर है। काला कोयला बोलेगा तो हो जाएगा बिटुमिनस, और काला हीरा बोलेगा तो कोयला सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। उसमें बिटुमिनस, एंथ्रासाइड या लिग्नाइट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या किया है, ये चीज़ें जानना जरूरी है। इसमें किन जगहों पर क्या पाया था देखिएगा। तो लिग्नाइट जो होता है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लीगलैंड कोयला जो है निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा असम में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि एंथ्रासाइड कोयला, देखिए एंथ्रासाइड कोयला जो होता है जम्मू कश्मीर रियासी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो रियासी जिला में, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाने वाला जो कोयला है वो एंथ्रासाइड कोयला है, याद रखिएगा, ठीक है। याद तो हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ लिखा है जलते समय धुआं बहुत कम देता है, तो धुआं नहीं रहता है, तो यही तो मैं बोला कि धुआं नहीं रहता जो जितना बढ़िया खोले रहेगा। अभी नीचे जी यहाँ लिखा है कोयले की प्रकार समझ आ गया है ना, कोयले के प्रकार एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसको याद करने का तरीका क्या है? ए किधर के भैया, इसको कीजिएगा ए बी ली और पी, यानी ए बी लेके लिप देना है, ठीक है। ए बी लिपी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। ए बी लिपी लिपा जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर लिपाता है ना उसी तरह लिप दीजिएगा, ठीक है। आगे जी, अब ये पीट वाला वही चीज़ तो है, तो इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है और इसको क्या बोलते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब नीचे जी, अब देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट को क्या बोलेंगे? तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। जस्ट ऊपर देख लो, और कुछ उसमें मिलेगा नहीं, ज़्यादा कुछ चीज़ आपको जानने के लिए नहीं मिलेगा। अब यह लिखा हुआ है कि ये नवेली यानी तमिलनाडु, और उसके बाद से देखेंगे तो ये पालन राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर चाहें तो याद किया जा सकता है, लेकिन इतनी पूरी डाटा को अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटे मोटे चीज़ें जो बता रहा है ना उसको दिमाग में लोड कर लीजिएगा। नहीं भी याद होगा, घबराना नहीं है, एकदम बिहारी आदमी है यार, आप बाहर से पढ़ रहे थे, बिहार एग्जाम देने जा रहे हैं। बिहार में कहावत है भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो डरना काहे का। इसको 3 बार पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, इसको 3 बार इसको कराने वाला हूँ। और आपको लग रहा होगा कि अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है, इसको कैसे किया जाएगा, तो करूँगा मैं। तो अपने बहुत ज़्यादा जिद्दी आदमी हूँ, समझना। जब ठान लिया है, जब मान लिया है, तो काहे कि रुकना है, ठीक है। तो आएगा, सारी चीज़ें आएगा, इसको किया जाएगा, ठीक है। इतिहास का, भूगोल का, साइंस का, सबका बदला लेगा यहाँ पर, ठीक है। सबको कराऊंगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा बार करा दूंगा, कभी कभी मूड खराब होगा ना तो एक ही बार बैठूंगा, पूरे 6-7 घंटे में पूरे इतिहास खत्म करा दूंगा, ठीक है। कभी कभी ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा, पूरी चीज़ें एक बार करूँ। जब मेरे पास जैसे जैसे समय निकाल रहा हूँ ना, अपने जो ऑफलाइन कोचिंग कराता हूँ उसकी थोड़ी सी टाइम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास थोड़े समय ज़्यादा मिले, ठीक है। जैसे जैसे आपका एग्जाम का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं क्लासेस को थोड़ी सी ना शिफ्ट करूँगा दूसरे टीचर के पास में, कि थोड़ा सा बैच मेरा देखा जाए और यहाँ पर हमको ज़्यादा समय मिल जाए, ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से यहाँ पर बताया जा सके, ठीक है। तो आएगा, सारी चीज़ें आऊँगा, जब बोल दिया हूँ तो सारी चीज़ को लाऊंगा और बेहतर तरीके से लाएगा। चाहे हमारे पास 200 बच्चे देखे, 300 बच्चे देखे, 1000 बच्चे देखे, जो जुड़े रहेगा उस चीज़ों को अंत तक इतना कुछ करा दूंगा कि आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी अलग किताब या इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। NCERT और SCERT यही दोनों पढ़िए, काफ़ी है। ये जो बुक है, इस बुक को कई बार नाम बताया हूँ, हर बार कमेंट में आता है कि इस बुक का नाम बताइए। इसको 1000 बार नाम बताया हूँ कि ये NCERT का ही बुक है। NCERT का सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल का आता है उसी का बुक है। बस अंतर क्या है कि NCERT को अलग अलग पढ़ाता हूँ और मैं खुद को पर्सनली NCERT बुक को अपने ऑफलाइन क्लासों में बच्चों को जो NCERT जो चलता है 8 क्लास में 6 क्लास में उसको पढ़ाया हुआ हूँ और इस बुक को भी पढ़ाया हुआ हूँ। दोनों का सेम कंटेंट है, 1% भी अलग नहीं है। यही कारण है कि देखो मैं 6 क्लास से पढ़ाता, 7th क्लास पढ़ाता, जैसे कि बिहार बोर्ड का तो पढ़ा ही दिया हूँ, उसका तो वीडियो आप लोग को ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। 6 क्लास पढ़ाया हूँ, ज्योग्राफी 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, और वो सबको पढ़ा कर मैं तो ऑलरेडी उसमें डाल चुका हूँ। ये जो बुक है ना, ये NCERT का पूरी कंबाइंड है, एक ही साथ में है। और ये ऐसा नहीं है कि अलग से है, मैंने थोड़ा कम दिया है या ज़्यादा दिया है। ये चीज़ें मेरे खुद पर्सनल मिलाया हुआ, खुद मेरे रिसर्च किया हुआ। मैं क्लास में बच्चों को आज से नहीं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ें मैं जानता हूँ, इसी वजह से इसको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज NCERT पढ़िए या इसको पढ़िए, कोई अंतर नहीं। घबरा रहे हैं, बार बार आप लोग मैसेज करते रहे कि किताबों का नाम बताइए, कोई कहता है किताब का नाम नहीं बता रहे हैं, है ना, क्या दिक्कत है आपको किताब का नाम बता रहे। भाई कितना बार मैं बोला हूँ किताब का नाम। आप NCERT पढ़ रहे हैं ना, इसको नहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT जो पढ़ा होगा और इसमें देख रहा होगा ना, 1% का अलग नहीं दिख रहा होगा। NCERT अगर ईमानदारी पूर्वक आप पूरे पढ़े होंगे तो 1% का आपको दिक्कत नहीं दिख रहा होगा, सारी चीज़ें हूबहू इसमें से मैच कर रहा होगा। तो आप पढ़िए, इसको पढ़िएगा, NCERT कंप्लीट, NCERT पढ़े होंगे, इसको ये भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें कंप्लीट होगी, सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे आते समझते हैं बिटुमिनस का। बिटुमिनस में क्या आती है, अधिक गहराई में पाया जाता है और ये काले रंग का होता है, काला कोयला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ऊपर समझिए गए लोग, खास उसमें मिलेगा नहीं, 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ें लिखी हुई है, ये चीज़ें जानना जरूरी है। ये क्या हुआ ना, धातु शोधन, यानी इसको प्रगलन में इसका उपयोग किया जाता है। प्रगलन मतलब क्या होता है ना, धातु को गलाने में, क्योंकि धातु गलाने के लिए ऊर्जा मतलब गर्मी आगे ज़्यादा चाहिए, हार्ड पावर चाहिए, तो ये बिटुमिनस से खूब मिलता है गर्मी, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कोक के बारे में, जैसे कि ऊपर आप देखेंगे कोक का, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कोक को क्या बोला जाता है, तो कोकिंग कोल बोला जाता है। कोकिंग कोल जो होता है ना, इसको बिना ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है ना, जब कोयले को बिना ऑक्सीजन दिए हुए गर्म किया जाएगा तब जो नया रूप में कन्वर्ट होता है कोयला, तो उसको बोलते हैं लोग कोकिंग कोल, याद रखिएगा, ठीक है।
है, यानी बिना ऑक्सीजन दिए उसको गर्म करके न्यू रूप में जब कोयला कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोकिंग कोल बोलेंगे, ठीक है। और ये लौह इस्पात वगैरह उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। कुकिंग कोल का उपयोग किसमें करेंगे, तो लौह इस्पात, जहाँ देखिए लौह आएगा वहाँ इस्पात आ जाता है, क्योंकि लोहा से ही स्टील बनता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये एंथ्रासाइड में, एंथ्रासाइड का सबसे बेहतर कोयला हो गया, सबसे उत्तम कुछ कोयला हो गया, गोंडवाना और टर्शियरी युग के सेलों में पाया जाता है। अब ये गोंडवाना और टर्शियरी युग क्या है, देखिए गोंडवाना ये चीज़ें क्या है ना, तो पहले धरती पर 2 ही भूखंड थे, 2 ही मतलब क्या, सिंपल से 2 ही महादेश थे। जैसे अभी कितना 7 महादेश है, बड़ा बड़ा, और छोटा छोटा तो बहुत सारे हैं द्वीप, ठीक है। तो 7 पहले नहीं, पहले 2 ही महादेश थे, जिसके एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। जैसे मान के चलिए पूरा धरती हो गया, ऊपर में था अंगारा, नीचे था गोंडवाना लैंड, बीच में था उसका नाम था तैतीस सागर, ठीक है। ये बाद में ये टूट के क्या हो गया कि अलग अलग भागों में बढ़ गया, जैसे ईस्ट 4 को बढ़ गया, जैसे एशिया, यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, या छोटा से ग्रीनलैंड, उसके बाद ये टूटा तो ये भी 4 भागों में बढ़ गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका, उसी तरह ये 3 भागों 4 भागों में टूट कर नीचे आ गया अंटार्कटिका, ये टूट गया अलग अलग। जो ये गोंडवाना लैंड जब टूटा ना, तो टूट के ये नीचे से एक भाग जाकर ऊपर जाकर मिल गया, जो भाग है किसका, हम लोग का भारत का दक्षिणी भाग, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये टूट के नीचे से आया, यानी कहाँ से आया, गोंडवाना समूह से आया, इसीलिए इसको बोलते हैं ये गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। इसलिए कभी कभी इसको कहा जाता है कि गोंडवाना समूह का हिस्सा, ठीक है। इसीलिए इसको है ना क्या बोलेंगे भैया, तो गोंडवाना लैंड बोलेंगे। ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यहाँ पर की जो चीज़ें पाई जाती हैं ये अफ्रीका से मिल जाता है, क्योंकि अफ्रीका जो है गोंडवाना का ही पूरा हिस्सा है, और वहीं से ये दहा के मतलब क्या, धीरे धीरे घसकते जिसको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत भी कहते हैं, घसकते ये पहुँच गया कहाँ पर, पहुँच गया जो एशिया वाला, यानी ऊपर वाला जो अंगारा लैंड का जो टूटा हुआ भाग था, वहाँ पे पहुँच गया, और वहाँ पे आकर टकराया, और टकरा के मारा दिमाग से, और ऊपर से ही टकरा के दोनों गुड़ा एकदम टकरा गया, और टकरा के यहाँ पर भयानक बन गया क्या, पहाड़ बन गया। उसी पहाड़ को बोलते हैं माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय माउंटेन जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, यानी अफ्रीकी जो प्लेट था, वो किससे जाकर टकराया, तो एशियाई प्लेट से जाकर टकराया, और टकराने के बाद बीच में जो तैतीस सागर था, वो 33 सागर ऊपर उठ गया, ऊपर जाके क्या बन गया, हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया, वही गोंडवाना लैंड है। अब कह रहे हैं ना कि जो कोयला हमारे यहाँ पाया जाता है ना, वो सब गोंडवाना लैंड का कोयला है, यानी अफ्रीका साइड में कोयला खूब पाया जाता है, तो वहाँ की कोयला जो है ना, वहीं का कोयला जो है भारत के दक्षिणी भाग में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 98% कोयला जो है ना वहीं का है, गोंडवाना ही समूह का, ठीक है। 2% जो है वो टर्शरी युग का है कोयला है, ठीक है। आगे जी यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ 98% जो कोयला उसी युग का है, ठीक है, गोंडवाना समूह का। इसको है ना बोलेंगे तो कार्बोनिफेरस काल बोला जाएगा, ठीक है। ये काल है, समय है, एज में बांटा गया धरती को, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कोकिंग कोल जो होता है ना, कोकिंग कोल जो किधर गया भैया, है ना, कोकिंग कोल, यानी कोकिंग कोल जो है इसका उपयोग जो है धातु कर्मी उद्योगों में किया जाता है, और गैर कुकिंग कोयला का उपयोग गैस और स्टीम कोयला में किया जाता है। देखिए कोकिंग कोल जो रहेगा, है ना, कुकिंग वाला, उसको अभी पढ़े हैं लोग कि क्या, उसको धातुओं को गलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन गैर कुकिंग कोल जो होगा उसका उपयोग किस रूप में करेंगे, गैस या स्टीम कोयला के कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो गैर कुकिंग कोल है उसको कहा जाता है गैस या स्टीम कोयला कहा जाता है, यानी गैस कोयला बोलेंगे या स्टीम कोयला बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के क्रम के अंतर्गत झरिया दामोदर घाटी में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके पश्चात रानीगंज स्थान आता है। देखिए एक्चुअली में छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र में कोयला ज़्यादा पाया था, और छोटा नागपुर वाला क्षेत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और झारखंड है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नदी के नाम से देता है, तो अगर मतलब राज्य के नाम दे दे, छोटा नागपुर जो जगह है वो पठार हो गया। देखिए छोटा नागपुर पठार हो गया, उस पठार में वो पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है और झारखंड में भी है। तो जगह पूछेगा, राज्य मतलब पूछेगा, तो राज्य हो जाएगा इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है कोयला का विस्तार, ठीक है। पठार पूछेगा तो छोटा नागपुर पठार, और नदी पूछेगा तो दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ये सब नदियों के मध्य में जो है कोयले का विस्तार है, ठीक है। या स्वर्ण रेखा नदी आ जाती है जो झारखंड का, उसके आसपास भी हो जाएगा। अब इधर ये झरिया कोयला क्षेत्र जो झारखंड के धनबाद जिले में, देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यही है। तो कोकिंग कोयला का भंडार कहाँ भी है, तो झारखंड में, धनबाद में है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये टर्सरी युग का कोयला जो है, बाकी जो 2% जो बच गया, अभी हमने क्या देखिए 98% था गोंडवाना का, तो 2% क्या बच गया, जो भूरे कलर का जो कोयला था ना, भूरा कोयला किसको बोलते थे, किसको बोला जाता था, लिग्नाइट को। तो उस प्रकार के कोयले जो है वो टर्सरी युग का कोयला है, जो किधर पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले, यानी पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइड में। पूर्वोत्तर भारत मतलब क्या होता है कि ये हो गया पूरब साइड, और ये पूरब यानी उत्तर में साइड, इस साइड एरिया में जो कोयले पाया जाता है इसको बोला जाता है पूर्वोत्तर साइड के कोयला, ठीक है। कौन से कोयले पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका ये लिग्नाइट वाला कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहा जा सकता है, ठीक है। आ गया जी।
अब परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा, 2% होगा, क्योंकि 98% तो अकेले गोंडवाना वाला ले गया है, गोंडवाना लैंड वाला, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देश में कुल कोयले का उत्पादन 80% योगदान जो है छोटा नागपुर रेल क्षेत्र है। अभी बोले कि छोटा नागपुर रेल क्षेत्र में है कोयला ज़्यादा पाया जाता है ना। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ छत्तीसगढ़ में देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से कोयले के उत्पादन में देखेंगे, यानी कोयला उत्पादन राज्य में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ 21% कर रहा है, उसके बाद उड़ीसा और झारखंड जो है 20% कर रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, मेघालय, सारी चीज़ें एक नंबर में है छत्तीसगढ़ ना उत्पादन के मामले में, कोयले उत्पादन का मामला, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो प्रमुख उत्पादन अगर क्षेत्र देखा जाएगा तो झारखंड का जो क्षेत्र है वो झरिया, बोकारो ना, कनकपुरा और गिरिडीह, ये सब क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही याद करना है कि उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ एक नंबर में है, उसके बाद उड़ीसा और झारखंड जो है दोनों एक ही साथ में, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं, नीचे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो कोयले का संरक्षण क्यों करना जरूरी है। देखिए कोयले आपको पता है कि अनवीकरणीय स्रोत है ना, ये परंपरागत स्रोत है, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसको बचाना तो जरूरी है कि नहीं है, एकदम जरूरी है। तो कैसे बचाएंगे, तो इसको मतलब जरूरत के हिसाब से यूज कीजिए। सबसे बड़ी क्या है कि चयनात्मक उत्खनन को बंद कर दीजिए। चयनात्मक क्या होता है ना कि एकदम सिलेक्टिव एरिया में कि यही हम खनन करेंगे, उससे क्या होता है ना कि वो एरिया में कोड़ते निकालते पूरे प्रकृति को हम लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। आगे जी, अभी ये देखिए पेट्रोलियम को देखेंगे। पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे। पेट्रोलियम क्या है, तब ये कच्चा तेल के रूप में रहता है और इसको साफ़ करके बहुत सारी चीज़ किया जाता है। साफ़ मतलब रिफाइनरी यानी परिष्करणशाला में लेके जाया जाता है, परिष्करणशाला में भेजा जाता है, यानी जहाँ साफ़ किया जाता है, रिफाइन जिसको किया जाता है, ठीक है। रिफाइन करके, रिफाइन मतलब होता है साफ़ किया, साफ़ करना, ठीक है। तो रिफाइन करके इसको पेट्रोल बनाएगा, डीजल बनाएगा, केरोसिन तेल बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाएगा, जैसे डीजल, पेट्रोल है ना, विमान ईंधन, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशा, थर्मोप्लास्टिक, दुनिया भर के सामान इससे बनता है, ठीक है। आगे जी, यहाँ देखेंगे तो ये कॉस्मेटिक सामान जो बोले थे कि वो सब बनता है, प्रिंट वगैरह सब चीज़ बनता है इससे, ठीक है। आगे जी, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं भैया, तो इसको बोलते हैं काला सोना। याद रखिए, काला सोना, काला हीरा, दोनों में अंतर है। कोयला को काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड, और ये पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, काला सोना। क्या बोलते हैं भैया, काला सोना, याद रखिए, ठीक। असम के डिबगोई, मुंबई हाईवे में, कृष्णा गोदावरी वाले क्षेत्रों में, डेल्टाई वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में, याद रखिए। मुंबई है, ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर अंदर समुद्र की तरफ बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मिलेगा कोयले के मतलब कोयला बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम निकालने वाला एरिया, ठीक है। वही असम के डिबगोई है। सबसे पहले जो है असम के क्षेत्र में लगाया गया, तो असम के मारमे गिरियों में, ठीक है, 1860 ईस्वी में, उसको 67 में माकुम में, और 89 में डिबगोई में। तो 60, 67, 89 ये तीनों याद रखिएगा। मोस्टली जो है 89 वाला ज़्यादा फेमस है। 89 वाला क्वेश्चन खूब देता है कि सबसे पहले पेट्रोलियम जो है, इसका पेट्रोलियम निकालने के लिए तेल की खुदाई जो है, मतलब पेट्रोलियम तेल कुएं जो है कहाँ पर निकाला गया था या कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, तो असम के डिबगोई में 1889 में। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, लेकिन याद रखिए 60 में भी था, 67 में था, और बाद में असम के ये तीनों असम का ही क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो नीचे जहाँ लिखा हुआ है कि ना, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है, यानी कि ONGC जो है, ONGC, इसकी स्थापना जो रही 1900 कितना हो रहा है भैया, यहाँ पर देखेंगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना 1955 में, ठीक है। आगे आते हैं, नीचे देखेंगे तो 1959 ईस्वी में OIL यानी कि ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है ब्रिटेन और भारत के संयुक्त रूप से किया गया था। ब्रिटेन और भारत मिलकर किया लो 1959 ईस्वी में। किसकी स्थापना, तो OIL की, ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल जो होता है, ऑयल मतलब तेल, देखते होंगे जो ट्रक वगैरह आता होगा पेट्रोल का जो लेके, उसको देखेंगे OIL लिखा रहता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हो रही है, 1959, सिर्फ स्थापना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ONGC की स्थापना 1961 ईस्वी में, 1961 में इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 64 में किसकी स्थापना हो रही है, तो 64 में IOC, ठीक है, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1964 में। इस चीज़ों को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जरूरी भी है, याद करना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र घाटी क्या भैया, तो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है, दिहांग वाला क्षेत्र, दिहांग किसको बोलते हैं, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है ना, तो हम लोग ऐसे अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाएगा है ना, तो यहाँ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही और आके जैसे इंटर की, यहाँ से जैसे घुसी, ये वाले क्षेत्र को दिहांग क्षेत्र बोलते हैं। और ये एक नदी भी है, उसको दिहांग नदी भी रहता है। और ये इधर आके इधर बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाता है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई जो है असम में 750 किलोमीटर की लंबाई है। पूरे मतलब विदेश से घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र आता है, तो 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल से पढ़ाया हूँ, आप सभी नहीं देखेंगे तो वीडियो देखिएगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की हूँ, ठीक है। आगे आइएगा, यहाँ पर समझिएगा। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, गुजरात क्षेत्र में देखेंगे तो गुजरात में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंकलेश्वर और खंबात जो क्षेत्र है, ये क्वेश्चन अंकलेश्वर खूब पूछता है कि गुजरात का अंकलेश्वर किस लिए फेमस है, तो तेल निकालने के लिए फेमस है कि नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद लूनेज है गुजरात का, ये भी वहाँ पर भी कुएँ वगैरह है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अंकलेश्वर जो है गुजरात के भड़ौच जिले में 30 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी तेल के कुएँ बहुत सारे मिल जाएगा आपको। उसके बाद नीचे जी,
यहाँ देखेंगे जो मुंबई वाला बोल रहा था कि 176 किलोमीटर दूर, जो 76 किलोमीटर दूर है वो लगभग जो 2500 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, आ गया जी। यहाँ लिखा हुआ है कि इस तेल क्षेत्र की खोज वर्ष 1973 ईस्वी में और इसकी उत्पादन जो 1976 ईस्वी में किया जाने लगा। ठीक है, मुंबई और आलियाबेट तेल क्षेत्र, और ये आलियाबेट तेल क्षेत्र एक बार पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा तेल बेसिन वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो बेसिन तेल वाला क्षेत्र कौन सा, आलियाबेट और मुंबई है। याद रखिए, बेसिन तेल, आलियाबेट और कौन सा है, तो आलियाबेट जो किस एरिया में है, तो 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी से आलियाबेट द्वीप के पास है। तो आलियाबेट एक द्वीप है और आलियाबेट द्वीप में ना जहाँ पर ये तेल क्षेत्र है, तेल निकाला जाता है, वो क्षेत्र कौन सा है, तो आलियाबेट है। और आलियाबेट क्या है भैया, तो एक द्वीप है, और ये द्वीप कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी। अब कहिए ये खंबात की खाड़ी किधर है, तो ये गुजरात आप लोग देखे होंगे मैप में। ठीक है ना, ये हो गया कच्छ की खाड़ी और ये हो गया खंबाती खाड़ी। याद रखिए, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी और इसको बोलते हैं खंबाती खाड़ी। 30 वाले क्षेत्र में 42 किलोमीटर खंबाती खाड़ी से आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आप एक द्वीप छोटा सा, उसका नाम रखा गया आलियाबेट द्वीप। दो चीज़ें आपको समझ आएगी, एक तो किधर है लोकेशन, और आलियाबेट द्वीप के बारे में जानेंगे, और वहाँ से तेल निकाला जाता है ये भी समझ गए। और पूर्वी तट के तेल क्षेत्र देखेंगे, तो पूर्वी तट के क्षेत्र अभी देखिए पूर्व क्षेत्र में जाएंगे तो गोदावरी कृष्णा नदी है, यानी पूर्वी क्षेत्र की बात किधर करें, यानी इस साइड की बात करें। ये वाला जो है ना पूर्वी क्षेत्र, इधर निकलती है गोदावरी नदी, ऐसे निकल के जाती है, उसके बाद से कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है, ये सब नदियाँ जो है इधर जाती है। यहाँ से भी जो डेल्टाई क्षेत्र निर्माण करती है उन क्षेत्रों में पेट्रोल का निर्माण वगैरह, मतलब पेट्रोल मिलने की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ लिखा है डिपगोई असम में 1991 इसकी स्थापना है ना। उसके बाद से इसमें जानने वाली क्या चीज़ें हैं, इसमें जानने वाला सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, इसमें जानना हम लोग को जरूरी है। यहाँ बिहार का देखिए बहुत जरूरी है, किधर गया ये बरौनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ था जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसी तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न से बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है, ये तेल कारखाना जो है, ये इसकी तेल शोधक जो कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है जो शोधन कारखाना है कब हो रही, 1964 ईस्वी में। याद रखिए बिहार वाला, क्योंकि बिहार के एग्जाम में तो फिलहाल बिहार पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार वाला याद रखिएगा, साथ साथ में अगर उत्तर प्रदेश याद करना है तो भी कर लीजिएगा, मथुरा वाला जो 1982 में। लेकिन बिहार वाला अगेन फिर दोबारा बता दूँ, क्योंकि चीज़ें कभी कभी मिस कर देते हैं आप लोग, 1964 में बिहार वाला, बिहार का यानी बिहार के बरौनी में। पहली बात की बिहार में किन क्षेत्रों में तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी में। उसकी स्थापना कब हो रही है, तो 1964 में। और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है आ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में तो आ सकता है। ठीक है, आगे जी, यहाँ देखिए भारत में गहन ऊर्जा का संकट जो है 1973 में, मतलब जो ऊर्जा के मामले में संकट देखने को मिला था 1973 के आसपास में। ठीक है, यहाँ एक चीज़ें लिखा हुआ है, ये चीज़ें छूट गया, ये लाइन ये देखिए, आरपीएल जामनगर और ईईएसएसआर है ना वादीनार निजी क्षेत्र के, और एचपीसीएल भटिंडा बीपीसीएल बीमा संयुक्त क्षेत्र के उपकरण है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त क्षेत्र है एचपीसीएल और है ना, एचपीसीएल और बीपीसीएल, लेकिन जो ये जो था है ना आरपीएल और ईएसएसआर जो है ये निजी क्षेत्र है। ठीक है, इसार जो है। ठीक है, अब देखेंगे देश के 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी, टीजी इथेनॉल बायो रिफाइनरी मतलब क्या है, तो प्रथम सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना 25 दिसंबर 2016 में हुई थी। तो ये 2016 का किताब है एक्चुअली में, उससे मतलब उसके बाद की किताब है, तो वो उस समय के करंट के मुद्दों को छाप दिया। अभी जो भी करंट की जो घटनाएं हो रही है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो चीज़ें उसको जरूरी है मेंशन करना, याद करना। ठीक है, अब ये प्राकृतिक गैस देखेंगे, तो प्राकृतिक गैस जो होता है उससे किसको उपयोग करते थे, घरेलू कामों में उसको उपयोग करते हैं, अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, इसको ना आ गया जी। ओएनजीसी की स्थापना आप देखिए लिए, ओएल की स्थापना ऊपर पे देखिए लिए आप सभी को। ठीक है, उसको याद करके रखना है। अब यहाँ देखेंगे गेल की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिए गेल की स्थापना याद कर लीजिएगा, क्या है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1984 में हो रहा है, सबको याद कर लीजिएगा। और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो गेल की स्थापना कब हुई, तो 1984 में। ठीक है, नीचे समझते हैं, इस साइड में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा देश का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन षड्यंत्र। अब ये सीएनजी जो ईंधन षड्यंत्र है, ये 2016 में 13 अगस्त 2016 में इसका पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया। किसका, तो जैव सीएनजी का। भारत का प्रथम जैव सीएनजी पूछे क्वेश्चन जी ईंधन षड्यंत्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 13 अगस्त 2016 में किया गया था पुणे के महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस साइड में आएंगे विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।
अब ये विद्युत के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, तो पहली बात की इसको याद रखना कि विद्युत है प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, यानी प्रदूषण इसे नहीं मिलता है। क्या है तो भैया, तो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु आदि जो है, आदि से क्या होता है, उत्पादित किया जा सकता है। मतलब बिजली का उत्पादन करने के लिए आप कोयला का यूज कर सकते हैं, जल का यूज कर सकते हैं, खनिज तेल का, प्राकृतिक गैस है, किसी भी तरह से आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे एक्चुअली में होता है क्या ना कि एक कोयला उत्पादन करने के लिए एक टरबाइन लगा रहता है। इस टरबाइन यानी टरबाइन रहता है चक्की टाइप का, इसको हम लोग को नचाना रहता है। क्या करना है भैया, इसको नचाना है किसी भी तरह से, ठीक है। इस टरबाइन को हम लोग को किसी भी तरह से नचाना है, किसी तरह से ये गोल गोल नचने लगेगा और उस स्पीड से नाचे कि इतना पावर मिल जाए कि अब बिजली उत्पादन हो जाए, ठीक है। तो चाहे आप उसको हाथे धकेलना चाहिए, चाहे क्या कीजिए कि मान के चलिए कि जैसे इस पंखा की तरह है, इस पर क्या कीजिएगा, ऊपर तो पानी गिराई खूब, तो ये गन 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 नाचने लगेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है कि नहीं। चाहे यहाँ पे क्या कीजिए, एक गैस के यहाँ पर क्या कीजिए, एक पाइप ले जाइए गैस के पाइप, और इधर ये भट्टी पूरा लगा दिए आगे का, इसमें खूब नीचे लकड़ी जला रहे और इसमें ये टंकी में से खूब गैस बनेगा। जैसे खाली पानी रख दिए, क्या किया, टंकी के नीचे खाली पानी रख दिए और पानी खोला रहे, पानी खोला रहे और नीचे आगे दे दिया, पानी खूब खोल रहा। खोलने के बाद अब इसको कहीं से भी छेद नहीं छोड़े, एक पतला सा छेद छोड़े और उसको जब खूब गैस बन गया तो उसको ढक्कन खोल दे रहा है। अब इसमें से हवा धीरे आएगा कि बस सन्नाक से आएगा, हवा आएगा कि नहीं आएगा। अब एकदम हवा तेजी से आएगा तो क्या करेगा, पंखा को एकदम गनगना के नचा देगा। जब गनगना के नचा देगा तो क्या होगा, नाचने लगा डब टरबाइन, टरबाइन नाचने लगा तो क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या हो गया, क्योंकि टरबाइन के बाद, टरबाइन एक्चुअली में क्या होता है, जो पंखिया जो लगा रहता है जिसको टरबाइन बोल रहे हैं, यहाँ से एक पाइप जुड़ के गया रहता है, आगे जाके मशीन में लगा रहता है और मशीन के बीच में चुंबकीय फील्ड बना रहता है। चुंबकीय फील्ड के कारण बिजली उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो किसी भी तरह नचाना हो, चाहे आप डीजल डाल के फूंक के जलाइए, चाहे आप किसी तरह उसको निकालिए। उसी तरह देखिएगा तो जल से जो क्या होता है ना कि बड़े बड़े बांध, ये नदियाँ जहाँ आती है ना, तो नदियों में क्या कहते हैं, बांध बना दिया था। अभी बांध बना क्या किया, इसको डैम बना दिया और रोक दिया, और यहाँ पर क्या किया, तीन तीन चार चार को फाटक बना दिया और इसको ब्लॉक कर दिया और आग वाला लगा दिया, ये टरबाइन का पंखी लगा दिया, ठीक है। अगवा जब ये खोलेगा ना तो धनाक से आएगा पानी इसके नीचे और ये पूरा नाचने लगेगा, क्या होगा, बिजली उत्पादन शुरू। इसी तरह तो होता है बिजली का उत्पादन, और क्या होता है ना। कभी विशेष रूप से उसको बहुत डिटेल समझाऊंगा, पूरा मैम के साथ उसमें दिखा के बताऊंगा चीज़ों को, बहुत एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातें को बता दूंगा, कौन चीज़ कहाँ है, किस तरह है, ठीक है। आगे जी, यहाँ देखिए जल विद्युत की बात, वही जल विद्युत जो बोल रहा था अभी, ये जल विद्युत का षड्यंत्र। और ये जो टॉपिक लिखा नहीं, ये हु बहु उठा लिया है कहाँ से, बिहार बोर्ड का जो किताब दिया हुआ था या एनसीईआरटी का, जो भी बोलिए मैंने दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में स्थापना इसकी की गई। तो पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग किधर है तो भैया, तो पश्चिम बंगाल का सबसे ऊपर वाला जगह यानी उत्तरी भाग है। प्रथम बार कब, 1897 में, याद रखिएगा, ठीक है। 130 किलोवाट की क्षमता के लिए इसको लगाया गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में कावेरी नदी शिव समुद्रम जो है, कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये सेकंड सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला नंबर जो जलप्रपात होता है, जलप्रपात मतलब कौन चीज़, झरना, जो ऊपर से पहाड़ पर से या पठार पर से पानी नीचे गिरता है ना, तो उसी को बोलते हैं झरना। अब वो तेजी से गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, कि नहीं है। तो उस तरह का क्या, कौन सा जलप्रपात है, एक शिव समुद्र जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर। क्वेश्चन खूब पूछता है, सेकंड नंबर का है लेकिन क्वेश्चन खूब पूछता है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ भाई, तो कावेरी नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इससे कर्नाटक में बिजली वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है। फर्स्ट नंबर कहा जाएगा तो गोर या गोरसप्पा एक है, ठीक, वो केरला साइड में है, कर्नाटका केरला के पास में है। तो वो जलप्रपात जो है सबसे बड़ी जलप्रपात है, ठीक है, गोरसप्पा करके ऐसी कुछ करके नाम है, ठीक है। 1975 ईस्वी में जल विद्युत विकास के लिए जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। तो 1975 में क्या किया गया स्थापना, जल विद्युत निगम की स्थापना की गई, ठीक है। नीचे जी इस साइड में देखिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखेंगे तो देश का सर्वाधिक जल शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में क्या होता है कि देश के सर्वाधिक जो है जल शक्ति मौजूद है, ठीक है। इस साइड में जी कोलडैम जल विद्युत परियोजना, कोलडैम जल विद्युत परियोजना, बस इतना याद रखें। कोलडैम जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर, तो ये नदी है सतलज नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सतलज नदी पर कौन सा विद्युत परियोजना है, तो कोलडैम विद्युत परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1975 में ही किसकी स्थापना हो रही है, तो एनटीपीसी की स्थापना हो रही है नई दिल्ली में। तो एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली में की गई कब, 1975 में, ठीक है, याद रखिए, बहुत जरूरी है एनटीपीसी के बारे में याद करना। अब यहाँ बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेगा और ये इसी चीज़ को उठा ले रहा है एग्जाम में, ठीक है। जो किताब में भी जो इंपॉर्टेंट दिया है ना उसको एकदम हूबहू उठा ले रहा है एग्जाम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एनटीपीसी, वर्तमान में एनटीपीसी देश का सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी कौन सी है, तो एनटीपीसी, याद रखिएगा, ठीक है, जो ताप दे, गर्मी दे, ठीक है। उसका देखेंगे तो ताप विद्युत में हिसाब से देखा जाए, उत्पादन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र जो है एक नंबर पर ताप विद्युत, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल है, ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे तो ताप विद्युत केंद्र आगे कहलगांव, जैसे था बरौनी है ना, उसके उसी तरह आगे ये कहलगांव है ना। तो कहलगांव जो बिहार में ताप विद्युत केंद्र है, ये कितना मेगावाट बिजली उत्पादन कर लेता है, तो 840 मेगावाट है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहलगांव बिजली, जो बिहार का कहलगांव ताप विद्युत केंद्र जो है वो कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन कर लेता है, तो 840 मेगावाट उत्पादन कर लेता है। रियंद ओबरा का भी याद कर लीजिएगा, 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर लेता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश साइड का। यहाँ ये फिर से आ गया ताप विद्युत केंद्र, देखेंगे ताप विद्युत केंद्र है ना, तो बिहार में देखेंगे तो बरौनी और कहलगांव दो जगह, ठीक है। तो बरौनी में भी है और कहलगांव में। बरौनी में तो तेल शोधक कारखाना भी था, याद रखिए। मणिपुर में देखेंगे तो लोकटक है, इम्फाल है। ये चीज़ें अगर चाहेंगे तो पूरा याद भी कर सकते हैं, हालांकि पूरा पूछता नहीं है, बिहार ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दुनिया भर का आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बहराइच में दोहरी घाट है, गोरखपुर है, हरदू अंगज है, जौहरपुर है, कानपुर है, बहुत सारे मऊ है। ये चीज़ें आप जानते होंगे। अभी यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ना ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना 16 दिसंबर 2017 में मिजोरम में प्रधानमंत्री ने ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना की राष्ट्र को समर्पित किया। ये भी करंट ईयर का मुद्दा हो गया इस साइड में जी। अब देखेंगे तो इस साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप चीज़ें को ले लीजिएगा। और सारी पीडीएफ आएगी धीरे धीरे, आप लोग घबराए नहीं। पीडीएफ के लिए भी आप लोग बहुत परेशान होते हैं, तो पीडीएफ आएगा धीरे धीरे सारी चीज़ों को। पीडीएफ जैसे जैसे मेरे पास अवेलेबल होगा सारे पीडीएफ को मैं अपलोड करते जाऊँगा, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में करें, परमाणु ऊर्जा कार्य केंद्र और रिएक्टरों की संख्या। तो कैगा कर्नाटक में, और ये सीधे सीधे किताबों में से दे दिया एससीईआरटी में। कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरारा उत्तर प्रदेश और रावतभड़ा राजस्थान। ये सारी चीज़ें एकदम हूबहू किताबों में दिया हुआ है। तारापुर जो है सबसे पुराना षड्यंत्र एशिया का, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में, कुड़लकुलम तमिलनाडु में, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बिहार बोर्ड की किताबों में, ज्योग्राफी में, ठीक है। यहाँ लिखा है कि वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका है, और उसके बाद यूरोप है, ठीक है। आगे जी, यहाँ देखेंगे तो राजस्थान झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार का निक्षेप है, ठीक है। तो विशाल भंडार है किसी साइड में, तो राजस्थान और झारखंड में। तो राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम का विशाल भंडार आपको है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी। थोरियम की प्रचुर मात्रा जो होते हैं वो पाया जाने वाला खनिज जो है, तो थोरियम एक्चुअली में केरल की घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा कि विश्व का सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल की पलकप्पम तथा कोलाम जिले के, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा महानदी डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ लिखा है कि मोनाजाइट जो होता है बिहार, कर्नाटक और राजस्थान वाले क्षेत्र में भी मिलते हैं, ठीक है। आगे जी, यहाँ लिखा है कि भारत में जो पहला ऊर्जा षड्यंत्र स्टेशन की स्थापना 1969 में की गई थी, जो तारापुर जो था तारापुर की स्थापना की। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राउत भाटा, राजस्थान के कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। राउत भाटा जो राजस्थान में है ना, उसको कर्नाटक के सहयोग से बनाया गया था। आगे जी, चीज़ें और समझेंगे लोग बेहतर तरीके से। यहाँ देखेंगे तो लिखा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ 1948 ईस्वी में होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जो है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया, तो 1948 में होमी जहांगीर भाभा, जो कि पारसी धर्म के थे। ये नहीं कि आप लोग मुस्लिम समझ लीजिएगा, लोग पारसी धर्म के थे, ठीक है। तो पारसी धर्म के थे होमी जहांगीर भाभा, इनके द्वारा। और किसकी स्थापना किए थे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। इसरो को या DRDO का, 2 ऑप्शन दे दिए, इसको भी कम से कम बता दिए। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1954 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ, 1954 में, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम रखा गया कि BARC 1967 ईस्वी में। उसको देखेंगे तो भारतीय परमाणु आयोग लिमिटेड जो है, इसको देखेंगे तो 1987 में किया गया इसका गठन। 1987 में किसका गठन किया गया, भारतीय परमाणु आयोग लिमिटेड। इस चीज़ों को एक जगह अलग नोट डाउन करके आप चाहिए तो उसको लिख के याद कर लीजिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब इसमें इस साइड में आएंगे, अब ये जल परियोजना दिया हुआ है कि जो भाखड़ा नंगल है वो पंजाब में है, बड़ोदरा गुजरात में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा में, थाल जो है ये महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। इस साइड आते हैं। अब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। गैर परंपरागत मतलब जो परंपरा में नहीं है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत मतलब ये समाप्त नहीं होगा, सिंपली बात समझिए। अब उसमें देखेंगे पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा क्या बोलेंगे, देखिए अब शुरू से बोल रहा था कि पवन को कितनी क्या चाहिए, टरबाइन को चलाने की जब सिर्फ जरूरत है। अब पवन की गति कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर जो है उसको चलाया जाएगा, उसको नचाया जाएगा तो बिजली उत्पादन हो जाएगा, ठीक है।
मिलेगा। देश में सर्वाधिक के पवन टरबाइन तमिलनाडु के है ना पुंडल पेरूगुड़ी कन्याकुमारी के निकट में पाया जाता है। तो सिर्फ तमिलनाडु याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक जो पवन है वो तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है गुजरात के कक्ष में 1100 और एशिया में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। जो एशिया का सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जो है किस क्षेत्र का है, तो गुजरात का है। ठीक है, उसका देखेंगे तो महाराष्ट्र में सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में क्या है, तो सतारा पवन ऊर्जा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में दिया है। तो सौर ऊर्जा जो होता है ना, सौर ऊर्जा आप लोगों को मालूम है, सौर ऊर्जा दो प्रकार का होगा, देखो तो फोटोवोल्टिक और एक है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है रामपुरवा जो गांव है ना, रामपुरवा जो उत्तर प्रदेश से गांव है, रामपुरवा गांव, रामपुर गांव जो है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला देश का पहला गांव, प्रथम गांव बना जो उत्तर प्रदेश के राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र गांव रामपुरवा गांव जो सौर ऊर्जा का प्लांट बैठा लिया। ठीक है, आगे जी इस साइड आते हैं। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन जो है, ये देश का पहला थर्मल पावर स्टेशन जो राजस्थान में स्थापित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो प्रथम केनाल सोलर पावर लिमिटेड जो है, तो ये गुजरात के मौजानी जिले में चंद्रसारण गांव नर्मदा के ऊपर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे तो सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट कहाँ भैया, तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है लुधियाना साइड में। ठीक है, देश का प्रथम सौर जल संयंत्र है, तो किधर भैया, नागालैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग कोहिमा के पास लगाएगा। ठीक है, आ गया जी, चैप्टर होने वाला है कंप्लीट हम लोग का, है ना। एक पेज और बचा हुआ, चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब ज्वारी ऊर्जा अभी जस्ट मैंने बताया कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, आप सभी को पता है। अब देखेंगे यहाँ लिखा है OTEC, यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन जो है ना, कन्वर्सेशन, तो इसको ओटेक बोलेंगे। और इसको देखेंगे तो ये समुद्री की सतह से 1100 मीटर की गहराई तक की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी 1100 मीटर, यानी 1100 बोल रहा हूँ, एक मीटर यानी 1000 मीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर गहराई तक की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब ये ओटेक वाला जो है ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में इसके उपयुक्त सबसे ज़्यादा इसकी वहाँ पर यूज किया जाता है, या सबसे ज़्यादा उस क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारत में खंबात खड़ी और कच्छ की रण हुगली पश्चुरित यानी ज्वारमुख ज्वारीय क्षेत्रों में ज्वारमुख ज्वारीय क्षेत्रों में इसका उपयुक्त स्थल है। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है ना, जब देखिए जब नदियाँ दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में से जब नदी निकलती है, तो अपने साथ मिट्टी या गाद या कचरा को लेके जा पाती है, क्योंकि सब गाद कचरा जो होता है पहाड़ी फंस जाता है, अपने साथ पहाड़ के छोटे छोटे कण जो है लेके जाती है और ले जाकर यहाँ पर गिरा देती है, उसको एस्चुरी बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र फ्रांस में बनाया गया था। तो पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया था कहाँ, फ्रांस में, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का पहला। इधर जी यहाँ देखेंगे तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में कर रहा था। भूतापीय ऊर्जा देखेंगे तो भूमि के अंदर जो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, उसको भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, आगे जी यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर का जो भूतापीय ऊर्जा में देखेंगे तो देखिए पूछेगा कि पूगा घाटी निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए जो जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। ठीक है, मणिकरण क्षेत्र नर्मदा सोन दामोदर घाटी वाली आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, उसका देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका आदि जो है ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कर रहा है। अब जैव ऊर्जा देखेंगे, जैव ऊर्जा में क्या है, तो जैव ऊर्जा देखेंगे तो नगर पालिका कचरों को ऊर्जा के में बदलने वाली एक ऐसी ही पंचायत नई दिल्ली की ओखला बनी है। नई दिल्ली की जो ओखला है वो कचरा को चेंज कर रहा है, मतलब कचरा को बदल के ना चीज़ें बेहतर बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो लिखा बायोगैस आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इतना जरूर जानते हो, गोबर गैस। बायोगैस को ही बाद में गोबर गैस प्लांट कहा गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु का मलमूत्र रखा जाता था, है ना। और उसके बाद से इसका जो इसके बाद ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे स्थानों में आता है। ठीक है, मतलब इसका प्रचार जो है बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। ठीक है, बायोगैस में क्या रहता है, तो भैया मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए वो तेजी ज़्यादा देर तक जलती रहता है। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि बायोगैस खाना बनाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन था। ठीक है, ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। और चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आपको, है ना, कि एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाए। पूरी सब कुछ पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होता, और सब कुछ में कुछ दिया भी नहीं है। आप पढ़िएगा तो उससे उसी चीज़ को 2 बार 3 बार बताया है, उसी चीज़ को डिटेल समझाने की कोशिश किया है, तो मैं समझा ही देता हूँ। तो हर चीज़ को अंडरलाइन करके बताना जरूरी थोड़ी है कि नहीं है, और ना अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि इसको चीज़ों को क्या इसमें इंप्रूव किया जाए। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।